तो हेलो एवरीवन। आज की इस एआई डिपेंडेंट दुनिया के अंदर अगर सबसे ज़्यादा वैल्यू किसी स्किल की तो वो है कोडिंग स्किल्स। हर अगला इंसान कोडिंग सीखने के लिए इच्छुक है, पर सबसे मुश्किल सवाल आता है कि कोडिंग स्टार्ट कैसे करें, कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करना है, क्या क्या प्रोसेस होगा कोडिंग सीखने में। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो कंफ्यूज करते हैं इंसान को, पर आज के इस वीडियो में आपको इन सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आप एक बेहतरीन कोडिंग लैंग्वेज जो कि आज हम सीखने वाले हैं पाइथन, उसको बहुत अच्छे से सीख भी जाओगे और उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको एक पाथ भी दिख जाएगा। तो चलिए लेट्स डाइव इनटू द वीडियो के चैप्टर 0 के अंदर हम सीखने वाले हैं कि आप कैसे पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना। यहाँ पे आपको सर्च करना python.org। जैसे आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे आपको यहाँ डायरेक्ट डाउनलोड बटन दिखेगा, तो इसको यहाँ पे डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा आपको सिंपली इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है कंटिन्यू करके। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बट एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे फ्लैश आउट भी कर रहा हूँ। जब अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको इंस्टॉलेशन के टाइम ऐड पाइथन टू पाथ का एक ऑप्शन आता है, उस पर टिक कर दें। जैसे आप ये कर लेते हैं आपके सिस्टम के अंदर ये दो चीज़ें आ जाएंगी, आईडीएलई एंड पाइथन लॉन्चर। पर हमें इनसे कोडिंग स्टार्ट नहीं करनी, ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा आपको। इससे भी आप कोडिंग कर सकते हैं। जैसे आप इस पाइथन का आईडीएलई शेल खोलेंगे, इसमें आपको Ctrl+N दबाना है एक न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे आप भी अपना कोड डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको आप सेव करेंगे और वो रन हो जाएगा कंसोल में। बट उससे बेटर वे हम आज सीखने वाले हैं। आपको सिंपली सर्च करना है VS कोड और VS कोड को भी इंस्टॉल कर देना है। जैसे आप ये कर लेते हैं तो अगला जो स्टेप आता है वो है एक फोल्डर आपको सिंपली क्रिएट कर लेना है जिसके नाम से, और अपने VS कोड को ओपन कर लेना है। जैसे आप अपना VS कोड ओपन करेंगे यहाँ पर आपको अपने फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप। इससे क्या होगा, आप जो भी फाइल क्रिएट करोगे इधर उधर सेव ना होने की बजाय सीधा आपके फोल्डर के अंदर सेव होगी। और यहाँ पर मेन स्टेप्स शुरू होते हैं। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस वीडियो। तो चैप्टर नंबर 1 में हम सीखने वाले हैं कैसे हम एक बिल्कुल माइक्रो लेवल प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जिसके अंदर हम अपने सिंपल स्टेटमेंट्स को प्रिंट करना सीखेंगे, या फिर अगर इजी लैंग्वेज में कहें तो हम सीधा जो हम चाहते हैं वो हम कंसोल में प्रिंट कराएंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ प्लस इस वाले बटन पे क्लिक करके अपनी फाइल का नाम दे देना है। फॉर एग्जांपल मैंने टेस्ट और आगे लगा देना है .py। ये पाइथन फाइल बन चुकी है। अब देखिए सबसे पहले पाइथन के अंदर सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स होता है कोड की डायरेक्ट फॉर्म या फिर डायरेक्ट भी कह सकते हैं, और उसको कोड की करेक्ट फॉर्म, जिससे आप कोड को रन कर सकते हैं। अगर वो फॉर्म करेक्ट नहीं होगी तो डेफिनेटली आपके पास एक एरर आएगा। पर उन सब चीज़ों में ना पड़ते हुए हम सीधा सीखेंगे अपने प्रोग्राम को बनाना। यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट आती है प्रिंट। प्रिंट क्या करता है, बेसिकली जो भी आप उसको इनपुट दोगे वो उसको प्रिंट कर देगा। प्रिंट का मतलब जैसे क्लियर ही है, आपके कंसोल में उसको लिख कर दे देगा। तो यहाँ पे इसका सिंपल फॉर्म वो होता है फॉर्मेट प्रिंट ब्रैकेट डबल कॉलन एंड एनीथिंग यू वांट। तो मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशंस। जैसे ही अब मैं ये कर दूंगा, अब यहाँ जब मैं इस पे रन वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ देख सकते हो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया है। ये था हमारा बेसिक प्रोजेक्ट। तो इस वीडियो के चैप्टर 2 में हम सीखने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। जो भी आपने चैप्टर 1 में प्रिंट स्टेटमेंट सीखा, हर प्रोग्राम की नींव वही स्टेटमेंट है, क्योंकि बेसिकली अगर आप भी लॉजिकली देखें तो हम एक प्रोग्राम कुछ आउटपुट लेने के लिए करते हैं, तो आउटपुट तब तक जनरेट नहीं होगा जब तक आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ नहीं करोगे। सबसे पहले हम सीखिए वेरिएबल्स को। वेरिएबल जैसे मैथ्स के लिए वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं। पाइथन में भी सेम एज इट इज़ है, बट पाइथन के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप वैल्यू को डायरेक्टली इनपुट दे सकते हो, मतलब आप वैल्यू डाल सकते हो, या फिर आप यूज़र से वैल्यू ले सकते हो। तो दोनों चीज़ें भी हम सीखने वाले हैं। तो स्क्रीन पे आ जाइए। जैसे मैथ्स के अंदर वेरिएबल्स होते हैं लाइक ABCD A to Z तक, इसमें भी वेरिएबल्स होते हैं। तो अब हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया A। किसी वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए आपको कोई भी नाम देना उसका और इज इक्वल टू लगा देना है। और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट दे दिया A इज इक्वल टू सक्षम। अब मैंने अपनी प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ किया। अब प्रिंट का यूज़ कहाँ होता है, पहले हम प्रिंट को में इनपुट दे रहे थे क्या प्रिंट करना है, पर अब हम चाहते हैं जो वेरिएबल में इनपुट है वो प्रिंट हो, तो हम सिंपली वेरिएबल डाल देंगे एंड अपने इस प्रोजेक्ट को रन कर देंगे। तो अगर आप अब देखो तो यहाँ पर रन हुआ है सक्षम, प्रिंट जो होके आया है यही हमें चाहिए था।
अब मल्टीपल वेरिएबल्स को भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना पूरा नाम डाला और यहाँ पे मैंने एक जगह बी डाल दिया, तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पे प्रिंट हुआ सिर्फ शर्मा। पर अगर अब आप चाहते हो कि ए एंड बी दोनों प्रिंट हो, तो आपने इसके अंदर डाला प्रिंट ए कॉमा बी। जैसे ही आप ये डालोगे इससे क्या होगा, देखिए सबसे पहले ए वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट होकर आया जो कि था सक्षम, उसके बाद वेरिएबल प्रिंट हुआ बी विच वाज शर्मा, तो सक्षम शर्मा यहाँ पूरा नाम लिखा गया। बट यहाँ पर क्या हो अगर यहाँ किसी का नाम ना लिखा हो। अगर याद रखिएगा, अगर आप किसी का भी नाम या कोई ऐसी अल्फ़ाबेटिकल चीज़ डालते हैं तो उसको आपको, और जो आप चाहते हो चेंज ना हो, वो आपको डबल कॉलन के अंदर रखनी है। मैं इस टाइम बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजीज़ में मैं नहीं जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने डाला फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर डाल दिया मैंने 32 एंड 64। अब मैंने ये इस सेम प्रोग्राम को जब मैं रन करूँगा तो यहाँ पे दिखाएगा 32 एंड 64। पर अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों नंबर का एडिशन मेरे सामने आ जाए, तो यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट ए प्लस बी, तो यहाँ पे इसने इनका एडिशन मेरे को दे दिया। अब अगर ऐसे ही आप इसमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं लाइक ए माइनस बी, या फिर इसको हम प्लस करके ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाइड बाय बी एंड ए डिवाइडेड बाय बी, मैंने यहाँ पर ये चारों इनपुट डाल दिए और उनको रन कर दिया। तो अगर आप यहाँ देखो ए प्लस बी आया 96, ए माइनस बी माइनस 32, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब आ गया। पर अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं डायरेक्टली इस इनपुट को ना देके एक तीसरे वेरिएबल में इनके वैल्यू स्टोर करूँ। देखिए जहाँ पे वेरिएबल, अब हम एक थर्ड वेरिएबल बना रहे सी जिसकी वैल्यू है ए प्लस बी। हमने एक वेरिएबल में दो वेरिएबल्स का एडिशन डाल दिया, और अब मैं यहाँ प्रिंट कर दूँ वेरिएबल सी को, तो यहाँ प्रिंट होगा 96 जो कि इसका एडिशन है। अगर यहीं पे मैं माइनस कर देता हूँ तो यहाँ माइनस प्रिंट होगा। तो ये है बेसिक वेरिएबल्स। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम सीखने वाले हैं, तो चलिए अगले चैप्टर में। तो अब हम अपना पहला छोटा सा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम चाहते हैं कि हम यूजर से इनपुट लें किसी भी नंबर का, और दो नंबर का इनपुट हम लें और उन दोनों नंबर को स्वैप करके हम दे दें। एक बेसिक स्वैप प्रोजेक्ट है। इसके अंदर आपको दो वेरिएबल्स, देखिए इसमें अंदर आप बहुत तरीके हैं स्वैप करने एक प्रोजेक्ट को, बट हम स्मार्ट वे सीखने वाले हैं। इसके अंदर आपने डाला ए इज इक्वल टू, अभी हम क्या डालेंगे तो देखते हैं, बी इज इक्वल टू समथिंग। अब दो तीन मेथड्स हैं। सबसे पहले तो आप इसमें प्लस माइनस करके वेरिएबल्स कर सकते हैं, बहुत लेंथी प्रोसेस है। हम सीखने वाले स्मार्ट वे क्या हो सकता है इस चीज़ का। तो देखिए आपने यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट डाल दी, बेसिक प्रोजेक्ट का फ्रेमवर्क तैयार है। अब हम सीखते हैं हम यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं। इनपुट के लिए बेसिक सिंटैक्स होता है INT इनपुट, enter your first number। तो देखिए INT का मतलब है इंटीजर। अगर आप वैल्यू इंटीजर के अंदर चाहते हैं तो आप इंटीजर ले सकते हैं। इंटीजर और फ्लोट्स बेसिकली क्या होते हैं, इंटीग्रल वैल्यूज होती है इंटीजर्स, जिस सबको ही पता होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फ्लोट्स के अंदर अगर आप चाहते हो कि आप फ्लोट भी ले लो, फ्लोट होते हैं डेसिमल वैल्यूज, फॉर एग्जांपल 1.4 3.5 9.7 फ्लोट वाली वैल्यूज। तो यहाँ पर मैं इसको हम इंटीजर पे ही रखेंगे, INT इनपुट एंटर योर फर्स्ट नंबर, और इन सेम कोड को मैं यहाँ पेस्ट करें। तो यहाँ से आप यूज़र का इनपुट ले सकते हो। अब देखो इससे होगा क्या, अगर अभी बेसिक हम कुछ प्रिंट वाली स्टेटमेंट को हटा दें, तो इसने पूछा एंटर योर फर्स्ट नंबर। एंटर योर फर्स्ट नंबर मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल 62, एंटर सेकंड नंबर मैंने डाल दिया 32। बस ये प्रोग्राम यहीं पे रुक जाएगा क्योंकि इसके आगे प्रोग्राम में हमने कुछ नहीं डाला। अब हम चाहते हैं नंबर स्वैप्स होके आ जाए, तो सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे C इज इक्वल टू B कॉमा A। एक थर्ड वेरिएबल क्रिएट कर दिया जिसमें वैल्यूज हमने प्रिंट कर दी B कॉमा A। इसका मतलब ये है C आपका A कॉमा C के अंदर जो वैल्यूज आएंगी रहेंगी पहले B की फिर A की। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं A कॉमा B इज इक्वल टू B कॉमा A। इससे क्या होगा, इससे सिंपल चीज़ होगी, A कॉमा B की वैल्यू B कॉमा A के अंदर आ जाएगी, उसके अंदर हम नहीं जाते। अब हम यहाँ डालते हैं प्रिंट C। अब देखते हैं क्या हो,
सबसे पहले इसने हमारा इनपुट मांगा फर्स्ट नंबर का, फिर मांगा सेकंड नंबर का, इसने हमारे नंबर्स को स्वैप करके हमें दे दिया। ये एक बहुत शॉर्टेस्ट प्रोग्राम भी था और शॉर्टेस्ट सिंटेक्स भी था इस प्रोजेक्ट का। कोड अगर आप देखें तो बेसिकली इसके अंदर आपको मल्टीपल मेथड्स मिलते हैं। फर्स्ट है यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सेकंड है यूजिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम उस लेंदी प्रोसेस को ना जाके सीधा कॉन्सेप्ट की ओर गए और देखे कि हम 3 लाइन के अंदर इस कोड को बना सकते हैं, और 3 भी 4 लाइन में। अब हम चाहते हैं हम थोड़ा सा एडवांस चाह रहे हैं कि हम एक थर्ड वेरिएबल को भी यूज़ ना करें, हम सीधा डायरेक्टली वैल्यूज़ को प्रिंट करें। तो आपको डालना है b, a, सिंपल। हम ये चाह रहे हैं पहले जो हमने सेकंड इनपुट दिया वो प्रिंट हो, फिर जो हमने फर्स्ट इनपुट दिया वो प्रिंट हो। तो इस वीडियो के चैप्टर 2 में हम एक एडवांस कॉन्सेप्ट सीखने वाले जो कि है इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स। देखिए क्या होता है, तो हमारे पास कभी बार लाइफ में ऐसी चॉइस आती है कि हम इस रास्ते जाएं, अगर हमने ये रास्ता नहीं लिया तो ये रास्ता लिया। बेसिक्स बात है। अब यही बात पाइथन को कैसे समझाएं हैं, या फिर पाइथन उस चीज़ को प्रोसेस कैसे करेगा, हम वो देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक बेसिक इनपुट ले लेना है। इसमें हम ले लेते हैं एज का इनपुट, जिससे आप और अच्छे से समझ पाए। जैसे हमने एज का इनपुट लिया, इसके अंदर आपको पाइथन में एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा याद रखनी है वो है जितने ब्रैकेट्स आप ओपन करोगे उतने ब्रैकेट्स आपको क्लोज भी करने हैं। आपने एक इनपुट ले लिया, इनपुट लेने के बाद अब हम चाहते हैं कि अगर हमारा यूज़र 18 साल से बड़ा है तो प्रिंट हो गया यू आर एन एडल्ट, अदरवाइज प्रिंट हो गया यू आर एन चाइल्ड, सिंपल। तो हमने यहाँ प्रिंट में डाला इफ a is greater than equal to 18। ये एक सिंटेक्स है, ये आपको लर्न देगा। प्रिंट अदरवाइज इज प्रिंट चाइल्ड। अब देखते हैं क्या होगा। हमने यहाँ एक बहुत सिंपल प्रोजेक्ट बनाया, एंटर योर एज इसने बोला है, तो हमने यहाँ एज डाल दी, फॉर एग्जाम्पल 93। अडल्ट लिख आ गया। इस प्रोजेक्ट को वापस रन किया हमने, यहाँ पे एज पूछी, इसने मैंने डाल दी 8 years, तो चाइल्ड। बेसिक देखिए ये एक बेसिक प्रोग्राम था जिसमें हमने कुछ चीज़ें सीखी हैं। इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स को काफ़ी और जगह भी यूज़ किया जाता है। तो अब तक हमने सीखा कि हम पाइथन के अंदर कैसे 2 कंडीशंस को यूज़ कर सकते हैं, या फिर 2 कंडीशन अपने पाइथन को दे सकते हैं और उससे टास्क फिल करा सकते हैं। पर अब हम उसी चीज़ को एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे और हम सीखेंगे 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं इफ एल्स एंड एल्फ स्टेटमेंट के हेल्प से। तो देखिए सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया आई, जिसके अंदर मैंने एक इंटीजर का इनपुट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये इनपुट ले लिया, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ 3 चीज़ें हैं। अगर नंबर 0 हो तो 0 प्रिंट हो, 0 से ग्रेटर देन 0 हो तो ग्रेटर देन 0 प्रिंट हो, और अगर लेस देन 0 हो तो लेस देन 0 प्रिंट हो। तो अब हमने यहाँ पे सिंपल वेरिएबल का इनपुट ले लिया। अब हम इधर एक सिंपल स्टेटमेंट बनाएंगे, इफ i is greater than 0 then print it is greater than 0। अब हम चाहते हैं, और एक दूसरा जो हम इसमें अब तक हमने सीखा कि हम एक else स्टेटमेंट को प्रिंट फर्स्ट में else print it is less than 0। बट अब मैं चाहता हूँ कि अब प्रिंट हो कि अगर ये 0 हो तो it is 0। तो इसके बीच में हम क्या करते हैं, if और else स्टेटमेंट के बीच में हम एक बनाते हैं elif स्टेटमेंट। elif i is greater than if i is equal to 0। अब जब भी आपको पाइथन के अंदर किसी भी वैल्यू को किसी के इक्वेट करा के कंडीशन देनी हो तो हम इक्वल टू का यूज करते हैं, और इट इज 0। तो देखते हैं ये कोड हमारा कैसे रन करेगा। हमने इसको रन किया और स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो इसने पूछा, बोला एंटर योर नंबर, मैंने अपना नंबर डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल 23। तो 20 पे इसने प्रिंट किया कि इज ग्रेटर देन 0। हम इसको वापस रन करते हैं। इसने मेरा नंबर मांगा, मैंने डाला -2, तो इसने डाला इट इज लेस देन 0। पर यहीं पे अगर हम इसको वापस रन करते हैं, मैं डाल दूँ 0, फिर प्रिंट करेगा इट इज 0। तो ये बेसिक इफ एल्फ एंड एल्स स्टेटमेंट थी, जिसकी हेल्प से आप 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस को पाइथन के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो के चैप्टर 2 में हम समझने वाले हैं लूप्स क्या होता है। तो बेसिकली लूप का काम क्या है? लूप का काम है एक टास्क को रिपीटेटिव टाइम तक परफॉर्म करना। पाइथन के अंदर हमें 2 टाइप के लूप देखने को मिलते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। फॉर लूप का काम क्या है? वो एक सर्टेन नंबर
या फिर एक गिवन नंबर तक एक टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे अगर आप इनपुट देते हो 10 बार एक टास्क रिपीट हो तो 10 बार रिपीट होगा। यहीं पे व्हाइल लूप का काम है एक कंडीशन को तब तक बार बार रन करना जब तक वो कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। बहुत बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, बट या इट इज वेरी बिग डिफरेंस। तो ये जो दो टाइप के लूप्स हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अलग अलग तरीके से काम आते हैं। अब हम सीखते हैं इन लूप्स को कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे इन्हें बनाना है, इनका सिंटेक्स क्या है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप का जो सिंटेक्स होता है वो होता है फॉर वेरिएबल इन रेंज, या फिर अगर आप एक स्पेसिफिक लिस्ट को डिफाइन करते हैं, लिस्ट डेटा टाइप्स, लिस्ट जो है हमारा लिस्ट हो गया एंड टपल्स, डिक्शनरीज, इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो बेसिकली अभी आप रेंज को हम एक लेके चलते हैं, जो आपने मैथ्स में ही पढ़ा होगा। जो मैथ्स के अंदर ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं, जो कि सेट्स के अंदर यूज होता है, बेसिकली इसके अंदर भी हम वही कर रहे हैं। इधर हम एक रेंज को डिफाइन करते हैं और उस रेंज के अंदर रह के फॉर लूप उस काम को परफॉर्म करता है। मैंने फॉर एग्जांपल रेंज डाली 0 से लेके 20, तो 0 से लेके 20 तक का मतलब है वो टास्क 0 से लेके 19 तक परफॉर्म होगा। मतलब 0 से लेके 20 का मतलब है वो टास्क 20 टाइम परफॉर्म होगा। तो 20 टाइम परफॉर्म जब वो होगा वो 0 को भी इंक्लूड करेगा। या फिर इन सब टेक्नोलॉजीज में अगर आप नहीं जाते तो इसका बेसिक मतलब है जो भी आप लास्ट वाला नंबर डालोगे इससे -1 काम होगा। मतलब अगर आप 20 डालते हो तो वो टास्क 19 टाइम्स परफॉर्म होने वाला है, तो हम यहाँ 21 डालते हैं फॉर इंस्टेंस। अब मैं चाहता हूँ कि जब तक याद हो कि 20 टाइम्स मेरे नंबर को प्रिंट करता जाए, काउंटिंग को प्रिंट करके मैं लिखूंगा प्रिंट आई वही वेरिएबल है जो आपने स्टार्टिंग में यहाँ पे बनाया था। उसके बाद यहाँ पर हम अगली कंडीशन डाल देंगे या फिर अगला एक टास्क दे देंगे आई को कि ये उसके अंदर एक वैल्यू का इंक्रीमेंट करता रहे। बेसिक टास्क है ये। अब इससे क्या होगा, ये एक वैल्यू को प्रिंट करेगा, उसके बाद वो वैल्यू बढ़ जाएगी, उसके बाद जो आई की वैल्यू है वो एक बढ़ेगी और उसके बाद वापस अपने लूप को स्टार्ट करेगा। तो अब हम देखते हैं कैसे रन करने वाला। तो अब आप यहाँ देख सकते हो 0 से लेके 20 तक की काउंटिंग को प्रिंट किया। इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ 21 डाला था। यहीं पे अगर मैं 20 डालता हूँ, अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो यहाँ जैसे मैं 20 डालूंगा सिर्फ 19 तक इसमें काउंटिंग को लेके जाएगा। तो ये था हमारा फॉर लूप। तो इस वीडियो के चैप्टर नंबर 2.2 के अंदर हम सीखने वाले हैं व्हाइल लूप के बारे में। व्हाइल लूप का बेसिक काम क्या है, एक टास्क को तब तक परफॉर्म करना जब तक वो स्टेटमेंट या फिर वो कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो चलिए स्क्रीन पे चल के व्हाइल लूप को सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने बेसिकली अभी तक कुछ भी नहीं किया, सिंपल इनपुट लिया एक वेरिएबल को क्रिएट करके। अब यहाँ हमने व्हाइल का सिंटेक्स सीखा, व्हाइल वेरिएबल कंडीशन, ये बेसिक इसका सिंटेक्स है। वेरिएबल डाला मैंने, जो मैंने ऊपर लिया था आई। अब मैंने डाला जब तक अगर ये आई मेरा 100 से छोटा है तो उस काउंटिंग को वहां से प्रिंट करे। तो मैंने यहाँ पे इसमें टास्क है इसको प्रिंट आई, सिंपल, और आई की वैल्यू को +1 करते चलना, इक्वल टू +1, आखिर हम सिंपल डालते हैं +1, ठीक है। अब हमने डाला, अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं क्या होगा। तो इसमें मुझे एंटर नंबर, मैंने नंबर डाला फॉर एग्जाम्पल 79 या 67, तो इससे 67 से लेके 99 तक मेरी काउंटिंग को प्रिंट करते दिया। बेसिकली हुआ क्या, आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे हमने इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद व्हाइल लूप के अंदर हमने कंडीशन डाली 100 से लेस देन तक की, उसके बाद हमने आई को प्रिंट कराया वहीं से जहाँ से यूजर ने इनपुट दिया होगा। उसके बाद उस आई के अंदर हम एक वैल्यू को ऐड ऑन करते गए। जैसे अगर उसने 1 का इनपुट दिया तो फिर वो 2 हुई, 2 में जाने का तो वापस इधर गई, कंडीशन चेक हुई, फिर से प्रिंट किया 2 को, फिर वापस 2 की वैल्यू 3 हो गई और वापस उसने इस कंडीशन के अंदर भेजा। तो बेसिक व्हाइल लूप था। तो इसी की हेल्प से हम पाइथन के अंदर काफी सारी चीजें कर सकते हैं, पर फिलहाल हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं मिनी स्टार प्रोजेक्ट के बारे में। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर। तो इस वीडियो के पहले प्रोग्राम के अंदर हम आ गए हैं और हम बनाने वाले हैं एक सिंपल प्रोजेक्ट जो हमें एक स्टार को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करके दे जब तक कि वो एक सर्टेन नंबर तक ना पहुंच जाए। तो इसके लिए हम जब अगर मैंने भी बोला सर्टेन नंबर तक, तो इसका मतलब हम फॉर लूप को यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने बेसिक जो काम होता है हमने वो जो अभी तीसरी वीडियो में सीख लिया है, इनपुट लेना यूजर से। तो हमने यूजर से इनपुट लिया एंटर नंबर ऑफ रोज, मतलब कितनी रोज तक चाहते हो कि ये बने। अब आपने इनपुट ले लिया, इनपुट लेने के बाद हम जैसे कि आप क्लियर ही हो गया कि फॉर लूप यूज करना है, तो फॉर आई इन रेंज, आपने एक रेंज डिफाइन करी, रेंज को हमने 1 से डिफाइन करें कि आप 1 से लेके मैं चाहता हूँ रो या फिर आई वेरिएबल। आप ये बात अपने दिमाग में रखिएगा कि वेरिएबल सेम नहीं होना चाहिए जो आपने ऊपर इनपुट लिया उसका
और नीचे वाले का मैंने डाला रो, तो आपने यहाँ पे डाला रो। तो अगर अब मैं रो डालता हूँ तो रो के अंदर अगर मैंने फॉर एग्जांपल इनपुट दिया 10 का, तो डेफिनेटली 9 टाइम तक प्रिंट करेगा, पर मेरे को चाहिए 10 तक, तो मैं करूंगा रो प्लस 1 प्रिंट स्टार। बेसिक ये वाला स्टार मैंने प्रिंट करवाया, पर अब मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टार है, क्योंकि मल्टीपल आता है, मतलब पहले एक आए फिर 2 फिर 3 फिर 4, एक लाइडर चलेगी, तो उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे वापस इससे आई से। इसके अंदर बेसिक क्या चीज हुई, आई के अंदर जो भी नंबर होगा वो स्टार के साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा, मतलब वो स्टार उतनी बार आएगा। जब वो 1 होगा तो ये 1 टाइम आएगा। 0 इसलिए हमने नहीं लिया, अगर हम 0 की रेंज से स्टार्ट करते इसको इधर, तो क्या होता कि 0 से अगर हम जब स्टार्ट करते तो ये एक लाइन को एम्प्टी कर देता, क्योंकि किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन 0 से करो तो 0 आता है। चलिए इतनी टेक्नोलॉजीज में ना जाते हुए आउटपुट सुना के समझा क्या है। तो इसने पूछा नंबर ऑफ रोज, मैंने डाला 10, तो ये 10 बार इसने स्टार की लेटर को प्रिंट कर दिया। अगर आप देखो तो ये पूरे 10 टाइम्स इसने प्रिंट किया। तो ये था हमारा बेसिक छोटा सा प्रोजेक्ट। तो इस वीडियो के चैप्टर नंबर 3 में हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे फंक्शंस को बना सकते हैं, फंक्शन का काम क्या होता है और हम उनको यूज कैसे करेंगे। तो देखिए, तो अब हम समझते हैं फंक्शंस क्या होता है। फंक्शन बेसिकली एक रिटर्न कोड है जो कि हम मल्टीपल टाइम्स यूज करने वाले हैं या करना चाहते हैं। तो हम उस कोड को एक फंक्शन के तौर पे बना देते हैं, या फिर उस लॉजिक को फंक्शन के फॉर्म के अंदर पाइथन को दे देते हैं, और उसके बाद हम सिंपल एक लाइन के अंदर उस पूरे टास्क को परफॉर्म करा सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चल के समझते हैं कि इस फंक्शन को बनाना कैसे है, और जिससे आपको चीजें भी क्लियर होंगी कि फंक्शन है क्या। तो देखिए, फंक्शन का सिंटैक्स सिंपल है, इसमें डिफाइन डेफ। फंक्शन का नाम मैंने यहाँ डाला फॉर एग्जांपल एवरेज ब्रैकेट, बस a, b। तो बेसिकली हमने a, b क्या किया, 2 वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया कि a और b हमें इनका एवरेज चाहिए, 2 नंबर्स का एवरेज। तो हमने डाला डेफ एवरेज a, b प्रिंट एवरेज इज कॉमा। ये सिंपल आपको पता ही होगा कि प्रिंट के बाद अगर आप प्रिंट के साथ 2-3 चीजें प्रिंट करना चाहते हैं, आपको कॉमा डालनी होंगे, कॉमा a प्लस b अपॉन 2। कि देखिए इस फंक्शन में डेफिनेटली भी एक एरर आने वाला है, वो एरर क्या होगा वो हम अभी सीखेंगे। अब हमने एक छोटा सा फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन को हमें यूज कैसे करना है वो हम समझते हैं। हमने यहाँ पे एक इनपुट लिया a का, इनपुट फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे हमने b का लिए एक इनपुट ले लिया इनपुट। अब किसी भी जब हम फंक्शन को यूज करना होता है तो हम बेसिक उसके लिए सिंटैक्स क्या लिखते हैं, जो आपने यहाँ नाम डाला ये वाला एवरेज। अब इसको रन करके देखती हैं। इसने मुझे फर्स्ट नंबर में डाला 4, सेकंड नंबर मुझे मैंने डाला 6। हाँ डेफिनेटली एरर थ्रू करेगा, क्योंकि हमने इसके अंदर एवरेज के अंदर डिफाइन किया एवरेज a, भी आप यहाँ लिख सकते हो। अब देखते हैं कैसे रन करूँ, तो देखते हैं कैसे नहीं देगा। तो यहाँ पे आया फर्स्ट नंबर इसमें डाला 4, सेकंड नंबर में डाला 6, तो इसने एवरेज जनरेट करके दिया 7। डेफिनेटली मेरे को पता था एरर आने वाला है, और ये क्यों आएगा हम वो सीखते हैं। देखिए 7 इसने जनरेट क्यों करके दिया, क्योंकि आपने इधर लिखा था a प्लस b अपॉन 2। इसका क्या मतलब है, a प्लस b अपॉन 2। इसने उसको होल की तरह कंसीडर नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ ब्रैकेट्स डाल दी। इसलिए मैथ्स के अंदर ये बेसिक रूल है कि ब्रैकेट जरूर डालो जहां पे ब्रैकेट आना चाहिए वहां पे। तो यहाँ पे हमने a प्लस b को फुल ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। अब हम इसको रन करते हैं, सेम नंबर डालते हैं 4 और 6, तो एवरेज आया 5.0। तो ऐसे हम बेसिक अपने फंक्शंस को क्रिएट करते हैं और फंक्शंस को बना सकते हैं। इसी के हेल्प से आगे हम कैलकुलेटर भी बनाने वाले हैं, पर अब हम एक सीखते हैं कि हम एक रीड ओनली फंक्शन कैसे बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, इस पूरे कोड को हटाते हैं, फिर हम डालते हैं मेन फंक्शन। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पे जंप आउट करने वाले, तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अब सिंपल लिखेंगे पिप इंस्टॉल एंड अपने मॉड्यूल का नाम मैंने लिखा मैथ्स, और उसको एंटर कर देंगे तो आपको मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। बट मैथ एक प्री या फिर इनबिल्ट मॉड्यूल है जो कि पाइथन के साथ इंस्टॉल होकर आता है। तो चलिए बेस कोड की तरफ आ जाते हैं और सीखते हैं कैसे हम मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मॉड्यूल्स को यूज़ करने का एक सिंपल प्रोसीजर है। आपको यहाँ पे लिखना होता है इम्पोर्ट एंड मॉड्यूल का नाम मैंने लिखा मैप। अब मैंने लिखा
एक इनपुट ले लिया यूजर से। तो अभी आप देख ही रहे होंगे इनपुट लेना कितना ज़रूरी है, कितना मस्त चीज़ है जो सबको जानी चाहिए, इसलिए हमने पहली वीडियो में ही सीखा था एंटर नंबर। चलिए हमने यहाँ पे एक इनपुट ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि प्रिंट होके आए इस नंबर का स्क्वायर। मैं चाहता हूँ इसका स्क्वायर प्रिंट होके आए। प्रिंट स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ। चलिए अब देखते हैं हम इसको रन करके कि ये चीज़ कैसे रन करेगी। इसे मुझे नंबर डाला 4, तो इसमें को स्क्वायर ऑफ 4 इज 2। फंक्शन बनाना भी अब हमने देखा और मॉड्यूल भी हमने देखा। तो अब हम रेडी हैं अपना एक फुल फ्लेज प्रोग्राम बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो के अगले चैप्टर में। तो इस वीडियो का ये सेकंड प्रोग्राम होने वाला है या फिर प्रोजेक्ट होने वाला है जो हम सीखने वाले हैं आज। तो अब हम सीखेंगे एक बेसिक कैलकुलेटर प्रोजेक्ट जल्दी से हम कैसे बना सकते हैं हमारी इन जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बेसिस के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले मैं जल्दी मॉड्यूल्स बना रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने मॉड्यूल बनाया ऐड का a, b। 2 नंबर को ही हम ऐड करने वाले हैं सबसे पहले। तो इधर तो देखिए मैंने अब तक यहाँ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए फंक्शंस क्रिएट कर दिए। मैं डिवीजन के लिए फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा कि हम कैसे फंक्शन के अंदर भी इफ और एल्स स्टेटमेंट जो हमने सबसे पहले वीडियो में सीखी थी उसका यूज होने वाला है। तो देखिए सब एक बेसिक रूल सबको पता होगा मैथ्स का, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। और अगर हमारा यूजर b की जगह 0 इनपुट देता कि b की वैल्यू 0 देता है हमें, तो हम डेफिनेटली डिवीजन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और एक एरर आ जाएगा। उससे बचने के लिए मैं डालता हूँ if b is equal to 0 entry invalid argument। अदरवाइज मैं चाहता हूँ रिप्रेजेंट कर दे सिंपल डिवाइड करके, ये डिवाइडेड बाय। तो अब हमने देखा कि हमने कैसे हर एक ऑपरेशन के लिए एक फंक्शन को क्रिएट किया। अब हम देखते हैं कि हम कैसे आगे अपनी कैलकुलेटर को बनाने वाले। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे a, b जो वेरिएबल्स लिए थे उनको हमें इनपुट जनरेट कराना होगा। तो मैंने यहाँ 2 नंबर का इनपुट भी ले लिया। अब हम इनपुट लेने के बाद सबसे पहले चॉइसेस प्रिंट करते हैं, मतलब कौन सा ऑपरेशन हमें कराना है। तो मैंने अब एक प्रिंट स्टेटमेंट कराई, सिलेक्ट द अवेलेबल ऑपरेशन अवेलेबल जो थी हमने वो डाल दिए। अब मैं चाहता हूँ एक वेरिएबल, तो हमने जब यहाँ ले लिया तो अब हम यूज करने वाले हैं इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में। बट उससे पहले हमें एक और इनपुट देना होगा जो कि होगा चॉइस का, जो कि सिंपल टू द इनपुट योर चॉइस। अब हमने यहाँ पे ऑपरेशन का इनपुट भी यूजर से ले लिया। तो हम यूज करने वाले इफ एंड एल्स स्टेटमेंट के बारे में। इफ चॉइस इज इक्वल टू प्लस, तो अभी हम क्योंकि प्लस हम एग्जैक्टली प्लस का साइन का वो ले रहे हैं, प्लस कुछ इनपुट नहीं होता, तो हमने इसको डबल कोट के लिखा प्लस सम इज ऐड a, b। ऐसे हम यहाँ फंक्शंस का यूज होता है जो हमने पहले सीख लिया था। अब मैं चाहता हूँ अब हम देखेंगे एलिफ स्टेटमेंट्स के बारे में। कॉमा ऐड होगा जो कि हमने एलिफ स्टेटमेंट भी सीखी थी हमारी इसी वीडियो के अंदर, तो उसका यूज भी आप यहाँ समझ जाओगे। यहाँ हमने लिखा माइनस आई नोट कि यहाँ डिफरेंस के अंदर, डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन के अंदर डिवीजन फर्क होता है, पर फिलहाल हम उसको इग्नोर करते हैं। तो मैंने जल्दी पूरा कोड लिख दिया। अब आपको ये जो चीज़ दिमाग में रखनी है वो सबसे पहले एक तो की प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कॉमास जहाँ आने वहाँ कॉमास आ जाए। दूसरा जो आपने यहाँ पे फंक्शन का नाम दिया होगा, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो मैं वही लिखूँ। तो अगर फंक्शन के आपने नाम के अंदर नीचे या ऊपर कुछ चेंज है तो डेफिनेटली एक एरर थ्रो करेगा। अब मैंने क्लास स्टेटमेंट डाल दी एल्स की कि अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता तो क्या होगा, प्रिंट होके आ जाए इनवैलिड, सिंपल। तो ये हमने एक कैलकुलेटर बिल्ड कर लिया। अब हम इसको रन करते हैं। इस ये हैव द स्पोकन, हम इसको क्लियर कर लेगा। अब इसमें मुझे फर्स्ट नंबर मैंने डाला 40, सेकंड नंबर से मुझे डाला 20,
अब ऐसे मेरे को चॉइस दी सिलेक्ट अवेलेबल ऑपरेशंस में डालनी है कि मैं चॉइस फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि डिवीजन हो जाए, तो इसने डिवाइड करके मेरे को आंसर फ्लोट के फॉर्म में दे दिया। तो ये था हमारा बेसिक कैलकुलेटर प्रोजेक्ट। तो आपने देखा ये कितना सिंपल। सो देखिए, सबसे पहले एक लिस्ट को बनाने के लिए आप कोई भी नाम दीजिए और उसके अंदर आपको स्क्वायर ब्रैकेट को ऐड कर देना है, जस्ट लाइक दिस। तो आपकी एक सिंपल लिस्ट बन चुकी है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी आइटम्स को डालूँ तो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर अपना नाम डाला क्योंकि एक स्ट्रिंग था, उसके अंदर मैंने कुछ और वैल्यूज भी डाल दी। तो ऐसे हमने एक लिस्ट को बना लिया। आपने देखा कितना सिंपल था। अब हम अगर इसको प्रिंट कराना चाहें तो देखते हैं क्या होगा। तो आप देखोगे इसने पूरी लिस्ट को प्रिंट कर दिया। पर अब यहीं पर आपको एक चीज और दिखाता हूं मैं, प्रिंट टाइप एंड लिस्ट। इससे आप किसी भी आपकी लिस्ट टपल या किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइप चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी इसको रन किया तो इसने मेरे को दे दिया क्लास इज लिस्ट। तो ऐसे हम एक सिंपल लिस्ट को बना सकते हैं। ये था एक सिंपल लिस्ट को बनाने का मेथड। अब हम देखते हैं लिस्ट के अंदर कौन कौन से और मेथड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अब अगर हमें अपनी लिस्ट के अंदर कुछ ऐड ऑन्स करने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए सिंपल है, इसके अंदर आपको लिखना होता है l.append। ये एक मेथड है अपनी लिस्ट के अंदर किसी भी आइटम को ऐड करने का। अब मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ डाला ये। अब मैं और अगर अपनी लिस्ट को करता हूँ प्रिंट तो देखते हैं क्या प्रिंट होकर आएगा। तो देखिए इसने इस आइटम को यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया। तो पाइथन की लिस्ट के अंदर जो अगला मेथड आता है वो होता है सॉर्ट का। तो देखिए सॉर्ट फंक्शन कैसे वर्क करता है, उसके लिए आपको सिंपल इसको रिमूव करना होगा क्योंकि हमने यहाँ स्ट्रिंग और इंटीजर्स दोनों को इंक्लूड कर रखा है अपनी लिस्ट में, तो ये रन नहीं होगा। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स वाली वैल्यू चाहिए। अब मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी वैल्यूज डाल दी। अब अगर मैं यहाँ पर सॉर्ट को यूज़ करता हूँ तो देखते हैं क्या हो क्या आएगा। तो आपने देखा ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट हो गई। पर अब यहीं पे अगर मैं चाहता हूँ कि हम इसको रिवर्स ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करें तो इसके दो मेथड होते हैं। सबसे पहले तो इसी के अंदर आपको लिख देना रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। इससे क्या होगा, ये इसको रिवर्स करके दे देगा। तो इसने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया। पर यहीं पर अब मैं अगर इसको यूज ना करूं तो इसका एक और मेथड आता है जो कि है रिवर्स मेथड। तो रिवर्स के लिए आपको सिंपल लिखना है रिवर्स ब्रैकेट्स, तो भी इसको रिवर्स करके लिख देगा। तो यहीं पर पाइथन के अंदर जो हम अगला मेथड सीखने वाले हैं लिस्ट के अंदर वो है इंसर्ट का। तो बेसिकली इंसर्ट कैसे वर्क करता है, आपने लिस्ट को अपना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप लिस्ट को एल ही नाम दें, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं और इधर भी वो सेम नाम आएगा। इंसर्ट के लिए सबसे पहले आपको इंडेक्स वैल्यू डालनी है। तो देखिए मैं आपको इंडेक्स वैल्यू शॉर्ट में समझा दूँ। पाइथन के अंदर हर एलिमेंट को एक वैल्यू असाइन करी गई है जो कि 0 से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 12 है, 12 की इंडेक्स वैल्यू है 0, फिर 1, then 2, then 3, then 4, then 5। ऐसे इंडेक्स वैल्यूज वर्क करती हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ 45 की जगह मेरा नाम लिख के आ जाए, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। इंसर्ट के अंदर इंडेक्स वैल्यू हम देखेंगे तो इसकी इंडेक्स वैल्यू है 45 की 1। तो इसकी इंडेक्स वैल्यू लिखेंगे, कॉमा डालेंगे और यहाँ पे मैंने लिख दिया सक्षम। अब देखते हैं क्या होगा। अच्छा हमें इसे प्रिंट करना होगा। अब देखिए इसने 45 की जगह सक्षम डाल दिया। ये काम है इंसर्ट का। अब हम उसके बाद देखते हैं कि हम दो लिस्ट को मर्ज कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक अगली लिस्ट बनाई m। तो देखिए इसके अंदर हम जो मर्ज करने के लिए मेथड यूज कर सकते हैं, हमें तीसरी लिस्ट बनाना है जिसके अंदर हमने l प्लस n डाल दिया और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे अगर k लिस्ट को। तो अच्छा यहाँ पर हमने एक p ऐड कर दिया इसलिए एरर आया था। अब इसको रन करते हैं। तो आप देखिए इसने सबसे पहले तो हमारी जो लिस्ट l थी उसकी वैल्यू को प्रिंट किया, उसके बाद लिस्ट m की वैल्यूज को प्रिंट किया। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ अगर ये नहीं हो रहा, छोड़िए। तो ऐसे हम इसके अंदर दो चीज़ों को मर्ज कर सकते हैं और इसका एक अलग दूसरा मेथड भी है। तो ये जो मेथड था इसके अंदर हमने एक तीसरी लिस्ट की हेल्प से अपनी दो लिस्ट की वैल्यूज को मर्ज किया। पर अब मैं चाहता हूँ कि जो दूसरी हमारी लिस्ट है वो हम डायरेक्ट मर्ज कर सकें। तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें सिंपल टाइप करना है l.extend m। इससे क्या होगा, जो ओरिजिनल लिस्ट है उसकी वैल्यू चेंज होके उसमें m की वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। तो अगर हम इसको रन करें तो ये इसने l लिस्ट को प्रिंट किया। तो इसने क्या किया, m की वैल्यूज को l के अंदर ऐड ऑन कर दिया। और अब हम एक लास्ट चीज जो देखने वाले हैं लिस्ट के अंदर वो है कि हम कैसे एक लिस्ट की कॉपी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक लिस्ट है,
तो सबसे इजी मेथड तो सब जानते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V, बट एक जो दूसरा मेथड होता है वो होता है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ M के अंदर L की कॉपी बन जाए, तो हम M = L नहीं करते हैं। आप इसको हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको किसी लिस्ट की कॉपी बनानी है तो आपको लिस्ट का नाम, उसका कॉपी एंड डबल ब्रैकेट। तो अब इसने लिस्ट की कॉपी बना दी और हम इसको प्रिंट करते हैं M लिस्ट को, तो M में L की वैल्यूज ही आएंगी। तो ये था लिस्ट के बारे में। तो इस वीडियो के चैप्टर 2 के बारे में हम सीखने वाले हैं टपल्स के बारे में। हम सीखेंगे टपल्स क्या होते हैं, तो पर उससे पहले हम लिस्ट और टपल्स के बीच के एक सबसे बड़ा डिफरेंस जान लेते हैं। लिस्ट के अंदर हम किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, पर टपल्स के अंदर वो चीज़ नहीं पॉसिबल है। ये चीज़ मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे टपल के अंदर वैल्यू चेंज नहीं हो सकती और लिस्ट में हो सकती है। पर बेसिक जो सबसे बड़ा डिफरेंस टपल और लिस्ट का वो यही है कि उसके अंदर वैल्यू चेंज हो सकती है और टपल्स के अंदर वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो चलिए स्क्रीन की ओर और हम टपल्स को सीखते हैं। तो टपल बनाने के लिए हमने सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसको टपल अब हमें बनाना है। टपल बनाने के लिए आप सिंपल डबल ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। डबल ब्रैकेट के अंदर मैंने वैल्यू डाली, सेक्शन, कॉमा, ये नहीं 19 कॉमा, तो ये टपल क्रिएट हो गया। अगर हम इसका मैं आपको टाइप दिखाऊं तो देखिए क्या होगा, ये प्रिंट करके देगा क्लास टपल। तो ऐसे हम टपल्स को क्रिएट कर सकते हैं दो ब्रैकेट्स की हेल्प से। अब हम चाहते हैं कि टपल के अंदर वैल्यू चेंज हो जाए, पर हम उससे पहले देखते हैं कि लिस्ट के अंदर हम वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो लिस्ट के अंदर तो आप सबको पता है वैल्यू चेंज करना कितना इजी है। तो देखिए अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ लिस्ट की वैल्यू चेंज हो जाए, तो मैं कैसे करूँगा। लिस्ट के अंदर मैं फॉर एग्जांपल इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू को करना चाहता हूँ शर्मा। तो ऐसे आप एक लिस्ट के अंदर वैल्यूज को चेंज करते हैं। तो कुछ भी प्रिंट होके नहीं आया क्योंकि हमने कुछ प्रिंट भी नहीं किया था। अब मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पर अपनी लिस्ट को। तो देखिए इसने जो इंडेक्स नंबर 1 जो कि था 1293 उसकी वैल्यू को शर्मा कर दिया। अब ये सेम चीज मैं ट्राई करूंगा अपने टपल के साथ। तो इसको भी हम कमेंट आउट कर सकते हैं। कमेंट आउट करने के लिए सिंपल आपको अपने अगर आप मैक में हैं तो आपको कमांड प्लस राइट स्लैश डालना है, और अगर आप विंडोज़ में हैं तो कंट्रोल प्लस राइट स्लैश। तो अब हम देखते हैं टपल को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। यानी तो हमने डाला टपल, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू को शर्मा करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली ये एरर थ्रो करेगा क्योंकि टपल्स आर नॉन चेंजेबल। यू कैन नॉट चेंज द वैल्यूज ऑफ टपल। तो देखिए इसने एक एरर थ्रो कर दिया, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है टपल्स और लिस्ट के बीच में। अब हम देखते हैं टपल्स के कुछ मेथड्स के बारे में। अब देखिए अगर हम इसके अंदर कुछ और वैल्यूज को ऐड ऑन करते हैं, और यहाँ पे मैं 19 को एक ऐड करता हूँ, दूसरे 19 को ऐड करता हूँ। तो देखिए अब इसके अंदर जो हमें फंक्शन सीखा, जो इसका मेथड सीखने वाले हैं, टपल डॉट इंडेक्स। अब इसके अंदर जो बेसिक सिंपल सिंटेक्स है वो है, इसके अंदर आप सबसे पहले वैल्यू डालेंगे। फॉर एग्जांपल मैं 19 की इंडेक्स वैल्यू चेक करना चाहता हूँ। अब मैं स्टार्टिंग रेंज डालता हूँ, इसके अंदर आपको इंडेक्स नंबर डालना होगा। तो मैं लेंथ देखता हूँ 1 2 3 4 5, तो 4 से स्टार्ट होगा एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो 8 तक जाएगा। अब देखते हैं क्या होगा। अच्छा हमें इसको प्रिंट करना पड़ेगा। अब देखते हैं तो इसे 6 प्रिंट करके दिया, मतलब जो इसकी इंडेक्स वैल्यू है 19 की वो होगी 6। तो इस वीडियो के चैप्टर 3 में हम समझ रहे हैं डिक्शनरीज के बारे में। तो देखिए बेसिकली डिक्शनरीज क्या होते हैं, की वैल्यू पेयर्स होते हैं। हम किसी किसी की को एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। ये होता है सिंपल डिक्शनरीज का कॉन्सेप्ट। इसको हम अपनी स्क्रीन पे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्क्रीन की ओर देखिए, डिक्शनरी को बनाने के लिए हमने वेरिएबल क्रिएट किया और करली ब्रैकेट्स लगाए, और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले नेम नाम की एक की बन जाए जिसके अंदर मेरा नाम आ जाए। तो ये एक बन गया। अब मैं चाहता हूँ एज नाम का एक की बन जाए जिसके अंदर मेरी एज आ जाए, और डेफिनेटली आपको यहाँ एक कॉमा लगाना पड़ेगा। परफेक्ट। अब हम प्रिंट करते हैं अपनी डिक्शनरी को, तो देखते हैं क्या प्रिंट होगा। तो देखिए इसने पूरी डिक्शनरी को प्रिंट करके हमें दे दिया।
अब ये था बेसिक डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट। अब हम सीखते हैं इसके कुछ मेथड्स के बारे में कि कौन कौन से मेथड्स इसके अंदर होते हैं, कैसे हम वैल्यूज़ को ऐड ऑन कर सकते हैं, और वो बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला डिक्शनरी का मेथड हम पढ़ने वाले हैं वो है इसके अंदर वैल्यूज़ ऐड करना। इसके अंदर वैल्यूज़ ऐड करना बहुत सिंपल है। इसके अंदर आपको अपना डिक्शनरी का नाम, अपडेट, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ भी मेरी अपडेट हो जाए, जो कि फॉर एग्जांपल कुछ भी मैं डाल देता हूँ। अब देखते हैं कैसे वर्क करेगा। तो आप देखेंगे यहाँ इसने डेट ऑफ बर्थ को भी ऐड कर दिया, पर अब यहीं पर मैं चाहता हूँ कि इसको रिमूव कर दे। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर एक अगला फंक्शन यूज करने वाले हैं जो कि है पॉप फंक्शन। पॉप क्या करता है, किसी भी वैल्यू को रिमूव कर देता है। अब यहाँ पे आपको सिंपल की डालनी है, तो मैं यहाँ की डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल DOB की डाल दी मैंने। अब इसको हम वापस प्रिंट कराएंगे, तो देखते हैं क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने वैल्यू ऐड करी थी और अब हमने यहाँ से वैल्यू रिमूव कर दी। ऐसे आप डिक्शनरीज के अंदर वैल्यू को ऐड कर सकते हो, वैल्यू को रिमूव कर सकते हो। डिक्शनरी भी चेंजेबल होती है, बस टपल एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसको आप एक बार बनाने के बाद चेंज नहीं कर सकते, बाकी सबको आप चेंज कर सकते हो। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप इसके अंदर किसी स्पेसिफिक की वैल्यू को प्रिंट करें, तो उसका सिंपल सिंटेक्स होता है प्रिंट अपनी डिक्शनरी का नाम एंड सिंगल ब्रैकेट के साथ नेम। फॉर एग्जांपल मैं नेम प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो इसमें अच्छा, तो देखिए क्योंकि हमने यहाँ पर नेम का N कैपिटल रखा था, तो हमने यहाँ कैपिटल N लिखना होगा। अब देखते हैं क्या होगा। इससे प्रिंट कर दिया सक्षम। अगर मैं इस सब को कमेंट आउट कर दूं, तो अब आप ध्यान से देख पाएंगे, तो इसे सक्षम प्रिंट कर दिया। पर अब यहीं पर अगर मैं नेम के आगे कुछ और डाल दूं जो की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो देखिए एक और एरर आएगा। अब इस एरर से बचने के लिए आप दूसरी एक चीज कर सकते हैं, जो कि है डॉट गेट। जैसे आप डॉट गेट लगाएंगे, आपको इधर सिंपली सिंगल ब्रैकेट लगा देना। यहाँ पर हमने लगा दिए सिंपल ब्रैकेट। अब देखिए नन प्रिंट करके देगा ये आपको। ये है डॉट गेट का काम। अब अगर आप चाहते हो, ये एक लास्ट चीज़ है डिक्शनरीज के बारे में, कि आप एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करो, तो उसके लिए आपको सिंपल एम्प्टी करली ब्रैकेट्स प्रिंट करने हैं। एंड इसको मैं नाम देता हूँ एम्प्टी। एंड अब हम इसको यहाँ पे प्रिंट करते देखते हैं क्या प्रिंट होगा। तो देखिए, इसने सिंपल करली ब्रैकेट्स प्रिंट कर दी क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं था। तो चलते हैं अब हम वीडियो के नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो इस वीडियो के चैप्टर 4 के अंदर हम सीखने वाले हैं सेट्स के बारे में। सेट जैसे ही हमारे मैथ्स में वर्क करते हैं, वैसे ही हमारे पाइथन में वर्क करते हैं। जैसे कि मैथ्स के अंदर हम सेट की किसी वैल्यू को डुप्लीकेट या फिर वैल्यू को रिपीट नहीं कर सकते, ऐसे ही पाइथन में भी हम सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं रख सकते। तो सेट्स को चलिए सीखते हैं। तो देखिए, पाइथन के अंदर भी सेट को क्रिएट करने के लिए जैसे हम डिक्शनरीज के अंदर करली ब्रैकेट यूज करते थे, हम वैसे ही यूज करने वाले हैं। बस उसके अंदर हम एक की वैल्यू असाइन करते थे, इसमें हम कोई भी मैपिंग नहीं करने वाले। तो देखिए, इसमें मैं वैल्यूज को डाल देता हूँ। अब यहीं पर अगर मैं चाहूँ कि कोई इसको हमें कॉमन डालना पड़ेगा। देखिए, अब मैं यहाँ कुछ वैल्यूज को रिपीट कर देता हूँ। 21 को फॉर एग्जाम्पल मैंने रिपीट कर दिया। अब मैं इस सेट को प्रिंट अगर कराऊँ, तो देखिए जितनी भी रिपीटेड वैल्यूज हैं उसको एलिमिनेट कर देगा। ये होता है बेसिक सेट का काम। और यहाँ पर अगर आपने एक चीज़ और देखी हो, तो ये रैंडमली इसने वैल्यूज को प्रिंट किया है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि पहला तो सेट अनचेंजेबल है। अनचेंजेबल कैसे, वो भी हम देख लेंगे। सेट अनऑर्डर्ड होता है और सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होती। अब हम जल्दी से देखते हैं कि सेट के अंदर हम वैल्यूज को एड ऑन कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सिंपली जो इंडेक्स 0 था उसको 12 असाइन किया है, तो इसने एरर थ्रो कर दिया क्योंकि सेट के अंदर वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए, बेसिक जो मैथ्स के अंदर हमने चीज़ें सीखी हैं वही इधर यूज होंगी। अब हमने एक सेट 1 क्रिएट किया फॉर एग्जांपल। अब मैं इनका अगर यूनियन करना चाहूँ ये दो मर्ज हो जाए, तो हम कैसे करेंगे? सेट डॉट यूनियन ब्रैकेट सेट 1। अब मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट
या फिर हम इसी पूरी स्टेटमेंट को प्रिंट के अंदर डाल देते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो रन करते हैं। अच्छा, हमने यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। अब देखिए इसमें सबसे पहले तो अनऑर्डर्ड वैल्यूज आई, वैल्यूज जो रिपीटेड थी उनको एलिमिनेट कर दिया और इन दो वैल्यूज को भी ऐड कर दिया, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जो वैल्यूज इसमें हैं वो वैल्यूज इसमें ना आए, फॉर एग्जाम्पल 21 को एलिमिनेट नहीं करता है, तो सिंपल डालेंगे इंटरसेक्शन। तो इसमें जो रिपीटेड वैल्यूज होंगी, ओ सॉरी, जो कॉमन वैल्यूज होंगी ये उसको प्रिंट करेगा। तो इसमें सिर्फ एक 21 कॉमन था, तो इसने कॉमन वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। पर अब मैं चाहता हूँ कि जो वैल्यूज कॉमन हो सिर्फ वो डिलीट हो, बाकी सब रहें। तो उसके लिए हम सिंपल यूज करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस का। तो अब जो वैल्यूज कॉमन है सिर्फ वो रिमूव होंगी। अब यहीं पर हम देख लेते हैं एक अपडेट का। अपडेट के लिए हम इसको प्रिंट के बाहर करेंगे, set.update set1 and then print set1 then print set। तो बेसिकली यूनियन का ये एक दूसरा टाइप है जिसके अंदर ये एक्चुअल यूनियन ना करके उन दो वैल्यू जो पहला सेट है उसके अंदर दूसरे सेट की वैल्यूज को डाल देता है। ये होता है बेसिक अपडेट। ये यूनियन की तरह एक्ट करता है। पर अब मैं चाहता हूँ ये इंटरसेक्शन की तरह एक्ट। फॉर एग्जांपल जो सिर्फ कॉमन वैल्यूज हैं ये उसको अपडेट कर देता हूँ। यहाँ डालेंगे सिंपल इंटरसेक्शन अपडेट एंड इस वाले अपडेट को हटा देंगे। तो देखिए सिर्फ जो कॉमन वैल्यू है वो सेट के अंदर आ जाएगी और वो प्रिंट हो जाएगा। अब यहीं पर हम सीखते हैं एक एम्प्टी सेट को क्रिएट करना। अगर आप एक एम्प्टी सेट को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप फॉर एग्जांपल अगर आप ये डालते हैं तो देखते हैं कि आप प्रिंट हो गया है। डेफिनेटली एरर थ्रू नहीं हुआ, मतलब कुछ तो हुआ है, पर क्या ये एक्चुअल एक सेट है ये हम चेक करते हैं। देखिए ये इसने डिक्शनरी की तरह ट्रीट कर लिया। तो ये बात याद रखिएगा क्योंकि हम ये सिंटेक्स यूज करते हैं एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए। एम्प्टी सेट को क्रिएट करने के लिए आपको लिखना है सेट और दो एम्प्टी करली ब्रैकेट्स। देखिए इसने एरर थ्रू किया और ये इसने क्यों किया है, अच्छा क्योंकि हमने यहाँ वैल्यू इसको सेट भी ले लिया, तो हम इसको सेट 2 ले लेते हैं और हम इसको रन करते हैं। तो देखिए क्लास सेट प्रिंट हुई set1 की। तो ऐसे हम एक एम्प्टी सेट क्रिएट कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे पाइथन के अंदर फाइल हैंडलिंग के बारे में कि हम पाइथन के अंदर फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक डेमो फाइल क्रिएट कर ली demo.txt से। पाइथन के अंदर आप बाइनरी फाइल्स, टेक्स्ट फाइल, किसी भी टाइप की फाइल को ऑपरेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने पाइथन की फाइल के अंदर। अब सबसे पहले आपको क्रिएट करना है एक वेरिएबल, और अपनी किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए आपको यूज़ करना होता है ओपन और 2 ब्रैकेट्स का। अब आपको अपनी फाइल का नाम डाल देना है। मेक श्योर करिएगा कि जो लेटर्स हैं वो कैपिटल और स्मॉल का आप ध्यान रखें। अब देखिए कॉमा के बाद यहाँ पर आपको डालना होता है कि आप अपनी फाइल को किस मोड के अंदर लेके जाना चाहते हो। ये जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये सारे मोड हैं पाइथन के अंदर। तो हम इन एडवांस मोड्स की तरफ ना जाके आज बहुत बेसिक सीखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम सीखते हैं रीड मोड के बारे में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ डेमो टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर पाइथन के अंदर बेसिक अपनी ये जो फाइल थी इसके अंदर कोड लिख लिया। अब हमने इसको रीड मोड पे डाला। इसका मतलब हम अपनी फाइल को के अंदर एडिट कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं। अब हम एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ क्रिएट किया वेरिएबल कंटेंट नाम का। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फाइल को रीड करूँ, उसके अंदर का कंटेंट देखूँ। तो आपको सिंपल अपना फाइल यहाँ पर नाम डालना है जो कि आपने ऊपर रखा था वेरिएबल का, और उसको रीड मोड पे ले जाना है। अब मैं चाहता हूँ इसका कंटेंट प्रिंट होके आ जाए, तो इस वेरिएबल को मैं प्रिंट करूंगा और सिंपली आपने अपने पाइथन के अंदर कोड बना लिया। पर फाइल हैंडलिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, जिस फाइल को आप ओपन करते हो उसको आपको क्लोज भी करना पड़ता है। पर आगे वीडियो के अंदर हम सीखेंगे इसका एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव भी, पर फिलहाल ये हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये होता है एक फाइल के अंदर बेसिक सिंटेक्स जो कि आपको यूज करना होता है तो अपने कोड के अंदर, एंड इसको रन करते हैं। अब देखिए इससे जो भी कंटेंट हमारी इस demo.txt में था वो इसने यहाँ हमें प्रिंट कर दे दिया। तो ये सिंपल पाइथन का रीड मोड है। तो इस वीडियो के चैप्टर 2 में हम सीखने वाले हैं राइट मोड के बारे में, मतलब हम अपनी पाइथन की फाइल के अंदर कंटेंट को कैसे राइट कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन की ओर। तो देखिए सबसे पहले मैं इस कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ एक हेडिंग डाल देता हूँ। तो देखिए अब हम देखते हैं राइट मोड के बारे में।
तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको राइट मोड का बेसिक्स समझा दूँ। राइट मोड क्या करता है, आपकी फाइल के अंदर जो भी कंटेंट होता है वो उसको डिलीट कर देता है। इसका मतलब ये जितना भी कंटेंट मैंने यहाँ लिखा ये इसको डिलीट कर देगा। हम आगे ये भी सीखेंगे कि हम अगर चाहते हैं कि इसके अंदर ऐड ऑन हो तो हम कैसे कर सकते हैं, हम अपेंड की हेल्प से करते हैं। तो देखिए, राइट मोड के अंदर आपको सिंपली जो आपने फाइल को एक वेरिएबल क्रिएट किया, अपनी फाइल को ओपन कर लिया, और अब क्या हमें इसको राइट मोड में ओपन करना है तो हम यहाँ W लिखेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख दूँ, हेलो एवरीवन। तो आपको यहाँ सिंपल अपना वेरिएबल डालना है डॉट राइट। अब मैं करना चाहता हूँ इसके अंदर हेलो वर्ल्ड। तो देखिए, ये कर लेने के बाद आपको सिंपली अपनी फाइल को क्लोज कर देना है। अब हम इसको रन करते हैं। डेफिनेटली यहाँ शेल के अंदर कुछ भी प्रिंट होकर नहीं आया टर्मिनल के अंदर, पर हम अपनी अगर demo.txt फाइल देखें तो इससे सबको ओवरराइट कर दिया और यहाँ पर सिर्फ एक स्टेटमेंट आ गई। अब अगर आप इसको चाहते हैं कि आप रीड भी यहाँ पे करें तो आपको, क्योंकि आपने यहाँ पे अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो ये आपकी फाइल में राइट नहीं करेगा, और क्योंकि आपने अपनी फाइल को क्लोज कर दिया तो आपको वापस अपनी फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो मैं इसको जल्दी से ओपन कर लेता हूँ, या फिर हम इसी कोड को जो ऊपर है इसको कॉपी कर लेते हैं, वो हमें ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो देखिए, हमने इस कोड को ऊपर से कॉपी कर लिया, जो हमने नीचे ऊपर कंटेंट लिखा था मैं चाहता हूँ वो प्रिंट हो के आए। अब हम रन करेंगे तो देखिए इससे प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड, जो कि अभी हमने राइट किया था। तो ये होता है बेसिक राइट का काम। और एक चीज़ हम और सीख लेते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड के बाद एक अगली लाइन भी यहाँ पे लिखी आ जाए कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस डबल कॉमा के अंदर ही एक स्लैश डालेंगे, एल डालेंगे, और उसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं तो अब देखते हैं क्या होगा। तो इधर 2 लाइनें आ गई। तो हम देखते हैं कि क्या इसने हमारी जो डेमो वाली फाइल है उसको भी राइट किया। तो हम इसको ओपन करते हैं, आप देखेंगे यहाँ इसने राइट कर दिया हमारी फाइल को। तो ये काम है राइट मोड का। तो इस वीडियो के चैप्टर 3 में हम समझने वाले हैं अपेंड मोड के बारे में। बेसिकली अपेंड का क्या काम है, जो आपने कंटेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है वो उसको डिलीट ना करके उसी के अंदर आपको ऐड कर देता है, जो कि राइट मोड में हम नहीं कर सकते। राइट के अंदर वो पूरा ओवर राइट करता है हमारी फाइल को, बट अपेंड में हम सिंपल उसको ऐड कर सकते हैं। अब आपको अपेंड करने के लिए क्या करना है, सिंपली यहाँ पर अपना जो कोड आपका था उसको हम कोई चेंज नहीं करने वाले, ये आपका सेम रहेगा, बट यहाँ W की जगह हम A कर देंगे अपेंड मोड के लिए। और याद रखिएगा, कुछ भी लिखने के लिए आपको डॉट राइट ही करना पड़ता है, तो अपेंड मोड में ये चीज़ भी सेम ही रहेगी। और एक्चुअली मैं इसको डिलीट करके सेव कर देता हूँ, तो जिससे यहाँ पे कुछ भी चेंज ना आए। तो जब अगर चेंज भी आए तो हमें दिख जाए, या फिर मैं काम करते हैं इसमें लिख देता हूँ बेसिक हाई। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये एक्चुअल में नेक्स्ट लाइन के अंदर ऐड करेगा। तो नेक्स्ट लाइन के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, आपको यहाँ पे ये /n ऐड करना होता है। अब हम इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे ये चीज़ ऑलरेडी लिखी हुई थी जो मैंने अभी यहाँ पर लिखी थी मैनुअली, और ये चीज़ मेरे कोड ने लिख दी। तो ये था बेसिक अपेंड मोड का काम। तो इस वीडियो के चैप्टर नंबर 4 में हम समझने वाले हैं विद ओपन स्टेटमेंट के बारे में। तो विद ओपन स्टेटमेंट का क्या काम होता है, तो जैसे अभी हमने फाइल को ओपन किया और उसको क्लोज किया, ये हमें प्रॉपर एक कोड को फॉलो करना पड़ा जिससे कि हम अपनी फाइल के अंदर राइट या अपेंड कर सकें। बट विद ओपन स्टेटमेंट से आपको अपनी फाइल को सिर्फ ओपन करना है और वो ऑटोमेटिकली उसको क्लोज कर देगा। तो देखिए यहाँ पर जो ये हमने लिखा इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। अब देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि सिंपल मैं अपनी फाइल के अंदर एड ऑन्स करूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विद ओपन करेंगे अपनी डेमो फाइल को, और इसको मैं कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल रीड मोड के अंदर। अब इसके अंदर जो हम ऊपर वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे फाइल डॉट या फिर f डॉट, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर एज और अपना वेरिएबल लिख देना। मैंने यहाँ फाइल ही लिखा रिलेट कराने के लिए आपको। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, पर मैं यहाँ फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कंटेंट, जो हमने ऊपर रीड मोड के लिए किया था, इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड एंड प्रिंट द कंटेंट। तो देखिए अब हमने यहाँ पर फाइल को क्लोज नहीं किया, तो अगर हम ऊपर फाइल को क्लोज ना करते तो वो एक एरर थ्रो करता, पर अब इसने यहाँ पर कोई भी एरर थ्रो ना करके मेरे कंटेंट को प्रिंट करके दे दिया। अब हम एक चीज़ और सीखते हैं कि हम विद ओपन स्टेटमेंट के साथ लाइन बाय लाइन अपने कंटेंट को फॉर लूप की हेल्प से कैसे प्रिंट करा सकते हैं। देखिए
सिंपली फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे फॉर लाइन इन फाइल। लाइन मैंने एक वेरिएबल को नाम दिया। अब यहाँ पर मैं वो करूँ प्रिंट अगर, तो देखिए इसने उस चीज़ को प्रिंट कर दिया। पर अब आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि स्ट्रिप फंक्शन क्या है। तो देखिए बेसिकली स्ट्रिप का क्या काम है। अगर मैं स्ट्रिप को हटा दूँ और अब इसको रन करूँ तो देखिए यहाँ पर स्पेसिंग आएगी, क्योंकि हम लूप की हेल्प ले रहे हैं। तो यहाँ पर स्पेस आ गया। इस स्पेस को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रिप फंक्शन को ऐड कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होगा। अब जो स्पेस था वो रिमूव हो गया। सो इस वीडियो के चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम एक छोटा सा प्रोग्राम सीखने वाले। तो हम चाहते हैं कि हम डेमो के अंदर नेम और सरनेम को डालें अलग अलग लाइन के अंदर अलग अलग लोगों का, और उसके बाद हमारा प्रिंट होके आए नेम ऑफ पर्सन 1 इज दिस एंड सरनेम ऑफ पर्सन 1 इज दिस, और उसी के साथ जितने भी लोग हों उनका नाम आ गए। तो देखिए चलिए स्क्रीन की ओर। तो डेमो के अंदर मैंने डेमो फाइल के अंदर मैंने अपना नाम सरनेम एक के मैंने ये डाला, और एक और मैं डाल देता हूँ, कुछ भी नाम डाल देते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने नाम डाल दिए। अब इसके अंदर हमें लूप क्रिएट करना पड़ेगा, पर उससे पहले हम अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं विद स्टेटमेंट की हेल्प से। तो मैंने ओपन किया demo.txt को एज अ रीड फाइल। तो रीड फाइल से ओपन करने का हमें फ़ायदा ये होगा क्योंकि बस हमें रीड ही करना है, कुछ अपेंड या राइट नहीं करना। अब इसके अंदर हम सबसे पहले इनिशियल स्टूडेंट जो पर्सन की वैल्यू है उसको 0 सेट कर देते हैं। अब हम अपना फॉर लूप यूज़ करेंगे, फॉर लाइन फॉर आई इन एफ। अब देखिए अब सिंपल हमने पर्सन 1 का एक पर्सन को स्पेसिफाई किया। अब हमें नेम को स्पेसिफाई करना होगा। नेम के लिए हम डालेंगे आई डॉट। देखिए अब हमने यहाँ पर इस चीज को भी स्पेसिफाई कर दिया। अब हम सिंपल यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ की हम यूज करने वाले हैं एफ स्ट्रिंग्स के बारे में। एफ स्ट्रिंग्स के बारे में मैं आपको सेपरेटली एक वीडियो में समझाऊंगा, पर आप इतना समझ लीजिए ये एक ऑर्डर टाइप स्ट्रिंग होती है जिसके अंदर हम वैल्यूज को इजीली ऐड ऑन और इनपुट दे सकते हैं वेरिएबल की हेल्प से। नेम और यहाँ पर आपको कर्ली ब्रैकेट्स के हेल्प से अपना वेरिएबल डालना है। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे अपना नॉर्मल ब्रैकेट्स को, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट को, एंड यहाँ पे 0 डाल दो। अब इसी चीज को मैं ना कॉपी कर लेता हूँ और नेम ऑफ पर्सन, क्योंकि हमने सिर्फ 2 ही रखा तो हम यहाँ 1 कर देंगे। और मैं चाहता हूँ एक एम्प्टी लाइन प्रिंट हो जाए जब ये मेरा कोड एक इंसान का करे। तो उसके लिए आपको सिंपल प्रिंट ऐसे कर देना है, और उसके बाद हमें जो पर्सन है उसको ऐड ऑन भी करना पड़ेगा, क्योंकि पहला पर्सन, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन। तो हम डालेंगे पर्सन प्लस इज इक्वल टू 1। तो देखिए हमारा कोड तैयार है, और अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो इसमें हमें नेम ऑफ पर्सन 1 इज दिस, तो एक काम करते हैं नेम की जगह इसको सर नेम करके अब रन करके देखते हैं। तो नेम ऑफ पर्सन 1 इज सक्षम, सर नेम ऑफ पर्सन 1 इज शर्मा। ऐसे ही सेम हुआ सेकेंड लाइन के लिए, और सेम चीज़ हुई थर्ड लाइन के लिए। तो ऐसे आप अपने पाइथन के अंदर फाइल हैंडलिंग को यूज कर सकते हो रियल लाइफ में प्रोग्राम्स को क्रिएट करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक सिंपल टू डू लिस्ट ऐप, जिसका काम होगा कि हम उसमें अपने टास्क को देख सकें, टास्क को ऐड कर सकें या टास्क को डिलीट कर सकें। तो इस वीडियो के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हम यूज करने वाले हैं वो सबसे पहले हम यूज करेंगे हमारे बेसिक्स को। दूसरा, हमने जो डेटा स्ट्रक्चर सीखे थे हम उनको भी यूज करने वाले हैं, और जो फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट हमने सीखा था वो भी बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो यहाँ हम स्क्रीन की ओर आ चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले हम फंक्शंस को यूज़ करने वाले हैं सबसे ज़्यादा इसके अंदर। फंक्शंस एंड फाइल हैंडलिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम फंक्शंस को लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले इसके अंदर फंक्शन बनाने होंगे 4 फंक्शंस। पहला फंक्शन होगा शो करने के लिए, दूसरा फंक्शन होगा टास्क को ऐड करने के लिए, तीसरा फंक्शन होगा टास्क को डिलीट करने के लिए, और चौथा फंक्शन होगा हमारा मेन फंक्शन जो कि इन सब फंक्शन को कंपाइल करेगा। तो देखिए जो सबसे पहला हम फंक्शन बनाने वाले हैं वो हम बनाने वाले हैं अपने टास्क को देखने के लिए। तो यहाँ नहीं डाल दी है। अब देखिए एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं शो टास्क के नाम से। अब देखिए कि सबसे पहले इस शो टास्क के फंक्शन के अंदर हम एक स्टेप पिक करा लेते हैं। तो देखिए ये जो हमने फंक्शन बनाया है ये हम कर रहे हैं अपनी टास्क को देखने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ अपने टास्क की लिस्ट डाउन कर लिया। अब सबसे पहले हमें एक फाइल क्रिएट करनी होगी रीड मोड के अंदर, क्योंकि हम इससे सिर्फ रीड करने वाले हैं। तो हम यहाँ विद ओपन स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं।
तो देखिए अब तक हमने सिंपल लाइंस को डिलीट करने के लिए फंक्शन लिखा है। अब हम एक फॉर लूप को यूज करेंगे कि जो भी लाइंस हमारी फाइल के अंदर लिखी हुई हैं जिससे हम उसको डिलीट कर सकें या फिर वो प्रिंट होके आ जाए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने काउंट को एक इनिशियल वैल्यू दी 1, उसके बाद हमने अपना फॉर लूप स्टार्ट किया जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग के काउंट सबसे पहले डाला, उसके बाद हमने एक स्पेस या डॉट डाला, उसके बाद हमने स्टेप फंक्शन को यूज करते हुए सब प्रिंट करा लिया और हम लास्ट के अंदर इसके अंदर काउंट को +1 कर देंगे +=1 जिससे एक एक नंबर प्रिंट होता जाए। तो इतना काम था सिर्फ हमारे शो फंक्शन का। अब नेक्स्ट फंक्शन हम क्रिएट करने वाले हैं अपनी लिस्ट के अंदर टास्क को ऐड करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम फंक्शन को नाम देते हैं ऐड टास्क का। तो देखिए अब हमें ऐड करने के लिए अपने फाइल को राइट करना होगा, पर हम उसके अंदर राइट मोड को यूज ना करते हुए अपेंड मोड को यूज करेंगे, क्योंकि अगर जब हम पहला टास्क डालेंगे तो वो विदाउट एरर आ जाएगा, एरर कहीं भी नहीं आएगा, बट एक कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल एरर आने वाला है, क्योंकि जब कोई दूसरा टास्क डालोगे तो राइट मोड उसको ओवर राइट कर देगा और पहला अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो हम वो नहीं चाहते, इसलिए हम यूज करने वाले हैं अपने अपेंड मोड का। तो देखिए अब हमने क्या किया, सबसे पहले फाइल को अपने अपेंड मोड के अंदर ओपन कर लिया, एक यूजर से इनपुट लिया टास्क का और उसको सिंपली ऐड कर दिया अपनी फाइल के अंदर। तो इतना सा काम था सिर्फ हमारे ऐड फंक्शन का। अब हम देखते हैं कि हम अपने किसी भी टास्क को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ, तो देखिए डिलीट टास्क हमने एक फंक्शन बना लिया। अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि जो भी टास्क हमने देखे थे या फिर जो टास्क लिखे हुए थे, अब हमें सबसे पहले उन्हें प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपनी फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमने जो टास्क हमने ऊपर लिखे थे शो फंक्शन के लिए, वही हमने इधर लिख दिया, क्योंकि हमें सिंपल प्रिंट कराना है अपने उन टास्क को। तो यहाँ पर हम इधर ही हेडिंग डाल देते हैं योर टास्क्स आर। अब देखिए सबसे पहले हमने अपने टास्क को प्रिंट करा लिया। अब हमें अपने टास्क को डिलीट कराना है। तो डिलीट कराने के लिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, एक फंक्शन की एक इनपुट ले लेंगे यूजर से इंटीग्रल वैल्यू के अंदर। तो देखिए जब हमने अपना इनपुट ले लिया, उसके बाद एक सिंपल सा काम है अपनी फाइल को वापस ओपन करके राइट मोड के अंदर। अब देखिए हमने इसको राइट मोड के अंदर इस बार इसलिए ओपन किया क्योंकि अब हम चाहते हैं इसके अंदर कुछ ऐड ऑन करना है या फिर कुछ डिलीट करना है, तो हम डिलीट करने वाले हैं। तो इसको फाइल से ही ओपन कर लेते हैं। तो देखिए अब हम इसके अंदर इंडेक्स नंबर की वैल्यू देते हैं, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू 1, क्योंकि हम इसमें फॉर लूप यूज करने वाले हैं। तो देखिए अब हमने क्या किया, सिंपली एक इंडेक्स की वैल्यू दे दी 1, क्योंकि हम 1 2 3 प्रिंट कर रहे हैं और ये तब तक जो इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा जब तक वो चॉइस के इक्वल ना हो। जैसे ही चॉइस के इक्वल होगी उसको स्किप कर देगा और अगली वैल्यू को प्रिंट कर देगा और इंडेक्स की वैल्यू ऐसे +1 होती रहेगी। और लास्ट में हम यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं, प्रिंट। तो अब हम फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं अपना मेन फंक्शन, जिसके अंदर हम बाकी और फंक्शंस को कंपाइल करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम मेन फंक्शन की हेडिंग डाल देते हैं। तो देखिए अब हमने क्या किया, सिंपल एक वाइल स्टेटमेंट डाली कि अगर जब तक ये चीज ट्रू रहेगी तब तक ये प्रिंट होके आए। बेसिकली इसका काम ये है, जैसे ही आप अपने इसको रन करोगे मेन फंक्शन को, ये चीजें प्रिंट होके आपके पास आ जाएंगी। अब इसके बाद हमें लेना है अपने यूजर से एक इनपुट। हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल चॉइस, जो कि हम इंटीग्रल वैल्यू में लेने वाले इनपुट। तो मैंने यहाँ सिंपल लिखा इंटीग्रल एक्शन। अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं इफ एंड एलिफ एंड एल स्टेटमेंट्स का, जो कि हमने अपने पाइथन सीरीज के पार्ट 2 में सीखा था। तो देखिए अब हम इफ डालेंगे, इफ चॉइस इज इक्वल टू 1। अब हम चाहते हैं कि अगर हमारा यूजर शो टास्क को यूज करे या फिर इसको चॉइस की जगह हम नंबर कर देते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए नंबर।
तो देखिए अगर फर्स्ट हम वो प्रेस करता है जो कि ये शो टास्क का है तो शो टास्क हो जाए, तो सिंपल शो टास्क फंक्शन को डाल देंगे। अब हम एल स्टेटमेंट यूज करें कि अगर हमारा यूजर नंबर को 2 लेता है तो 2 के साथ 2 काम है ऐड का, तो यहाँ पर ऐड टास्क का जो फंक्शन है वो रन कर जाए। ऐसे ही हम थर्ड एंड फोर्थ के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ फोर्थ के लिए देख लीजिए, क्योंकि अब हमें फोर्थ में एग्जिट करना है, तो एग्जिट के लिए हम बेसिकली सबसे पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट डालने के बाद आपको यहाँ ब्रेक डालना सब बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट नहीं डालते तो वो आपको एक एरर थ्रो कर देगा। तो चलिए अब अपने आउटपुट को टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा फाइनल कोड था, इसके अंदर आपको एक छोटा सा जो मैंने चेंज किया वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक तो यहाँ रीड लाइन की जगह लाइन्स हो गया था, और दूसरा यहाँ पर हमने गलती से राइट मूव कर दिया था उसको, वो सॉरी रीड मूव कर दिया था, उसे हमें राइट मूव करना था। अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर टास्क के अंदर अभी मैंने रैंडमली ये 2 डाल दिए, इसको हम हटा के सेव कर देते हैं। अब देखिए हमने किया ऐड टास्क, मैंने डाल दिया टेस्टिंग, इसने यहाँ पे लिखा गया और टास्क के साथ सक्सेसफुली। हम एक और टास्क डाल देते हैं। अब हम अभी इसको देखते हैं तो इसने क्या किया, टेस्टिंग पर लिस्ट चेक करें तो इसने यहाँ पर सही डाला है और यहाँ पर गड़बड़ कर दी। अच्छा, तो एक्चुअल में इसने क्योंकि ब्रेकडाउन किया, यहाँ भी हमने सेम गलती कर दी, रीड लाइन कर दिया था, रीड लाइन्स हमें करना है, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। अब इसको रन करते हैं जल्दी से और देख लेते हैं अपने टास्क को। तो इसने 2 टास्क यहाँ डाल दिया, मैं एक और टास्क डाल देता हूँ। तो कर देना है दोनों चीज़ें और वापस देख लेंगे टास्क को। तो अब मैं चाहता हूँ जैसे यहाँ मिस्टेक है तो मैं इसको डिलीट करूँ, तो इसको रन करते हैं और डिलीट पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए इससे बोला टास्क काफी है, मैं चाहता हूँ मैं कि फोर्थ को डिलीट कर दे, तो फोर्थ को डिलीट किया तो इसने कहा योर टास्क इज डिलीटेड सक्सेसफुली। मैं वापस अपनी लिस्ट को देख लेता हूँ तो इसके अंदर सिर्फ यही 3 चीजें रहेंगी। तो ये था हमारा सिंपल टू डू लिस्ट प्रोजेक्ट। तो आज हम उसी के लिए सीखने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो देखिए इसका आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, 2 चीजें होती है, पहला क्लासेस एंड दूसरा ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए क्लासेस क्या होता है कि हम इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम एक बड़ी क्लास का एग्जांपल ले लें अपने स्कूल की, तो वो जो क्लास है, कोई अब क्लास 9, 10, 11, तो वो क्लास हो गई एक क्लास और उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए बच्चे। जो बच्चे हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो क्लास के रूल्स होंगे क्लास डिसाइड करेगी कि वो स्टूडेंट्स या फिर वो ऑब्जेक्ट्स कैसे वर्क करेंगे। यही होता है बेसिक सिंपल क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर क्या होता है, क्लास एक पेरेंट, आप अथॉरिटी टाइप समझ सकते हो। एक क्लास डिसाइड करती है कि आपके ऑब्जेक्ट्स कैसे बिहेव करेंगे या कैसे वर्क करेंगे। तो चलिए अब इस चीज़ को हम डिस्प्ले पे चल के समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक क्लास को बनाने के लिए हमें सिंपली क्लास के बाद उस क्लास का नाम डालना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस क्लास का नाम डाल दिया स्कूल। तो स्कूल डालने के बाद अब हम इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। अगर मैं स्कूल का नेम डाल दूँ तो स्कूल का फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नेम डाल देता हूँ तो देखिए इसके अंदर मैंने बेसिकली नाम डाल दिया और एड्रेस डाल दिया कि मेरा स्कूल का नाम ये है और एड्रेस ये है। अब हम चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, मैं ये एक पूरा एग्जाम्पल लेके कंसीडर कर रहा हूँ। एक्चुअल में स्टूडेंट और बच्चे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर। ये एक एग्जाम्पल है कि हम कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक नया बच्चे का हमने एडमिशन लिया अपने स्कूल के अंदर, नेम S1 का एडमिशन हमने ले लिया और उस हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया S1, इसको हमें किसी भी क्लास में डालने के लिए सिंपली अब जो क्लास है उसका नाम डाल देना होता है और उसके बाद ब्रैकेट लगा देने होता है। तो कुछ ऐसे। अब ये जो S1 है ये हमारे स्कूल का एक ऑब्जेक्ट बन गया या फिर स्कूल का एक स्टूडेंट बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि S1 का जो स्कूल का नाम है वो प्रिंट हो जाए, तो मैंने डाला S1.name और उसका एड्रेस भी प्रिंट हो जाए तो S1.address। तो देखिए अब इसको रन करके देखते हैं तो इसे प्रिंट करके देते हैं कोटशाम पब्लिक स्कूल एंड YT। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ हमारी वर्क कर रही है। पर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं या सोचें कि अगर मैं चाहता हूँ कि हम एक बड़े स्कूल का एग्जांपल ना लेके कि मैं चाहता हूँ हर बच्चे का मैं नाम ले लूँ सेपरेटली कि वो अपना मेरे को फर्स्ट नेम और सेकंड नेम बताए, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आप देखोगे तो इसमें हमने एक फिक्स्ड वैल्यू डाल दी पर हम इसके अंदर अपनी कोई भी इनपुट नहीं ले पा रहे हैं। अगर हम इसके अंदर इनपुट दें, फॉर एग्जांपल बच्चे का नाम मैंने डाल दिया सक्षम, अब हम इसको रन कराएं
फिर टेक्निकली मैं चाहता हूँ कि ये सेक्शन नाम प्रिंट हो, पर ये एक एरर दे रहा है। तो चलिए इस वीडियो के चैप्टर नंबर 2 पे। तो इस वीडियो का चैप्टर नंबर 2 है इनिट फंक्शन, मतलब इनिशिएट फंक्शन। ये फंक्शन कैसे वर्क करता है? ये फंक्शन हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसको एक इनिशियल स्टेट प्रोवाइड कराता है या फिर उसे इनिशिएट कराने में हेल्प कराता है। अगर आप वो फंक्शन अभी नहीं बनाते हो तो पाइथन उसको अपने आप बना लेता है, वो डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। पर अगर आप उस फंक्शन को बना रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि हम सीखते हैं। तो देखिए, तो उस जो मैंने आपको बताया इनिट फंक्शन या फिर इनिशिएट फंक्शन, उसको बनाने के लिए आपको सिंपल अपने जो फॉर्मेट है अपने फंक्शन को लिख के इनिट डाल के अंडरस्कोर डालते उसके अंदर आपको ब्रैकेट डाल देना है। और अब देखिए, अब क्या होगा कि हमने एक इनिट फंक्शन बनाया, इसके अंदर आपको, क्योंकि हम किसी ऑब्जेक्ट को इनिशिएट कराने वाले हैं तो हम किसी ऑब्जेक्ट को इनिशिएट कराने के लिए इसके अंदर सेल्फ डालते हैं। ये एक स्टार्टिंग स्टेट है हमारे ऑब्जेक्ट की। अब मैं अलग और पैरामीटर्स भी सेट कर सकता हूँ। ये बेसिकली अगर इन्हें टेक्निकल टर्म्स में देखें, पैरामीटर्स है सेल्फ, नेम एंड फॉर एग्जांपल सरनेम के लिए मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए, अभी क्योंकि हमने ये डिफाइन नहीं किया इसलिए ये हाईलाइटेड नहीं है। अब मैं यहाँ पर, अब देखिए आपको ये चीज़ समझा देता हूँ कि आपको अगर कोई भी अपना जो वेरिएबल है उसको बनाना है तो आपको लिखना होता है सेल्फ डॉट नेम। अब मैं नेम के लिए उसको मैं नाम देता हूँ नेम का, जो मैंने यहाँ पे दिया। ये नाम और ये नाम सेम होना चाहिए, इसकी जगह आप कुछ भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर मैं रखता हूँ फुल नेम तो ये हो गया एंड सेल्फ डॉट, या फिर फुल की जगह हम फर्स्ट कर देते हैं फर्स्ट नेम एंड सेल्फ डॉट सेकेंड नेम। जो सेकेंड नेम होगा वो है हमारा सरनेम। तो देखिए, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि जो मैं नाम दे रहा हूँ अपने स्टूडेंट का वो मैं नाम भी दे दूँ। तो मैंने नाम दे दिया और यहाँ सरनेम भी दे दिया। अब देखते हैं क्या होगा, क्या ये वापस वो वाला एरर थ्रो करेगा या नहीं करेगा। उससे पहले इसको करेक्ट कर, चलिए। तो देखिए, इसने s1.name का एक एरर दिया। अब वो क्यों दिया वो हम देखते हैं। तो देखिए, इसने एक एरर थ्रो किया। वो एरर इसने इसलिए क्यों थ्रो किया हम पहले उसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। क्योंकि हमने यहाँ S1 का नाम प्रिंट कराने की कोशिश करी, पर ये एक नाम नहीं है, नेम क्यों एक वेरिएबल नहीं है। हमने जो वेरिएबल लिया है वो है फर्स्ट नेम। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम यहाँ सेकंड वाला यूज़ कर रहे हैं इक्वल टू रखे, वो एक वेरिएबल नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, वेरिएबल को हम स्टार्ट में लिखते हैं तो उसलिए ये वेरिएबल नहीं है, ये एक पैरामीटर है। नेम एक ऑब्जेक्ट का पैरामीटर है और सरनेम भी। तो हम यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ फर्स्ट नेम लिखा तो मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा फर्स्ट नेम एंड यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा सेकंड नेम, क्योंकि ये हमारे वेरिएबल हैं। तो चलिए इसको एक बार सेलेक्ट कर देते हैं। अब देखते हैं इसको रन करके क्या वापस एरर आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी एरर नहीं आया, क्योंकि हमने वेरिएबल ही गलत लिया था। हमने एक पैरामीटर को एक वेरिएबल कंसीडर हम करना चाहते हैं, जो कि गलत है। तो इस वीडियो के चैप्टर नंबर 3 में हम समझने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 2 पिलर्स को, 4 में से 2 पिलर्स। अब हम समझने वाले हैं एनकैप्सुलेशन को और एब्स्ट्रैक्शन को। तो देखिए, इनका मतलब क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए, या फिर हम पहले डिस्प्ले पे चल के हम कुछ चीज़ें कर लेते हैं जिससे और अच्छे से आपको क्लियर हो। तो देखिए, अब मैंने एक और फंक्शन लाया अपने परसेंटेज को काउंट चेक करने का या फिर कैलकुलेट कराने का। तो नेम, सरनेम और यहाँ मैं एक और पैरामीटर ऐड कर देता हूँ मार्क्स का, और इधर मैं डाल देता हूँ सेल्फ डॉट मार्क्स। वेरिएबल का नाम मार्क्स ही रखते हैं, इसको मार्क्स के इक्वल रख देते हैं। यूजुअली हम पैरामीटर और वेरिएबल का नाम सेम रखते हैं। अब आप जब भी कोई फंक्शन बना रहे हो किसी क्लास के अंदर, आपको सेल्फ पैरामीटर ज़रूर डालना पड़ेगा, क्योंकि हम सेल्फ ही ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट से ही हमें काम करना है। तो हमने यहाँ पे सिंपल परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए मैं कोड लिख देता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट क्लासेस के अंदर या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पाइथन के अंदर क्या होता है, सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सब वर्क करता है। इसको मैं आगे आपको शॉर्ट में दिखा दूंगा, पर अभी देखिए फॉर एग्जांपल मैंने डाला सम सेल्फ डॉट मार्क्स, तो ये क्या करेगा, सेल्फ डॉट मार्क्स मैं जो कि एक लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा उसका सम करके दे देगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो इसका एक सिंपल मेथड भी है। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको अगर कमेंट आउट करूँ मैं एक बार के लिए, तो देखिए हम इसको कर देते हैं कमेंट आउट। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको टोटल को कर देते हैं 0 एंड
उसके बाद फॉर लूप की हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं, फॉर आई इन सेल्फ डॉट मार्क्स। तो बस इससे ये इसका सम ले लेगा, इसको टोटल कर देता है मेरे को। तो हमने डिसाइड कर दिया। अब यहाँ पर परसेंटेज के लिए PR सीखते हैं। टोटल को हम डिवाइड करते हैं लेंथ से, हमारी सेट डॉट मार्क्स की। तो देखिए मैंने यहाँ बेसिक कोड लिख दिया परसेंटेज को कैलकुलेट करने का। मैं यहाँ पर एक नया स्टूडेंट डाल देता हूँ अपनी स्कूल के अंदर, जिसका नाम डाल दिया सक्षम, सेकंड नेम डाल दिया शर्मा, और लिस्ट के अंदर इसको नंबर प्रोवाइड करा दिए मैंने कुछ। तो देखिए मैंने फॉर एग्जांपल 6 सब्जेक्ट के नंबर प्रोवाइड कराए। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर जाए, तो हम सिंपल लिखेंगे S1 डॉट परसेंटेज। अब देखिए पिछले वाले में हमने प्रिंट इसलिए किया क्योंकि वो कोई एक्चुअल फंक्शन नहीं है जो वर्क करेगा, वो इनिशिएट करा रहा है ऑब्जेक्ट को। पर यहाँ पर क्योंकि हमने एक पूरा फंक्शन क्रिएट कर दिया जो कि प्रिंट वगैरह सब कर रहा है, और यहाँ पर अगर किसी को डाउट हो, अगर आपने पहले कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हुए, तो इसको हम बोलते हैं F स्ट्रिंग। इसकी हेल्प से हम वेरिएबल्स को बहुत ईजिली अपनी स्ट्रिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं, और इसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो इसके बाद जब आपने इसको रन किया तो इससे क्या गया, परसेंटेज ऑफ सक्षम इज 30.5, इसने प्रिंट करके दे दिया। अब इसके अंदर अब आप देखिए ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनकर, अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे। अगर अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कोई और स्टूडेंट, कोई और इंसान आके ऐड करे, अगर मेरे को ये सब कोड नहीं पता, क्योंकि ये सब मेरे को पता है, किसी और को नहीं पता, तो जिसको नहीं पता अगर वो मैं चाह रहा हूँ कि वो भी ऐड कर दे, तो क्या वो कर सकता है? इसका जवाब होगा हाँ। उसे सिंपल क्या करना है, एक स्टूडेंट का नाम देना है, उसको क्लास के अंदर डाल के नेम, सेकंड नेम और उसका मार्क्स देने। उसको कोई भी मतलब नहीं है कि मैंने ऊपर क्या कोड लिखा, कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ किए, मैंने टोटल इसका सम वाले मेथड से दिया या फिर फॉर लूप से दिया, उससे कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। हमने बेसिकली क्या किया, अपने कोड की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हाइड कर दिया। ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का सीधा साधा मतलब है कि जो कोड के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही हैं आप उसको हाइड कर रहे हो। और यहीं पर अगर आप देखो, ये पहला फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया, तो ये दो फंक्शन को हमने सीधा एक क्लास के अंदर डाल दिया। इसको हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या करता है, मल्टीपल फंक्शंस को एक क्लास के अंदर कंटेन करवा देता है। यही काम था एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन का। तो इस वीडियो के चैप्टर नंबर 4 में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बचे हुए 2 पिलर्स को समझने वाले हैं, जो कि इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये सुनने में थोड़े मुश्किल लगते हैं पर बहुत ईजी है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताता हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, आप फॉर एग्जाम्पल हमने एक एनिमल नाम की एक क्लास बनाई। अब उसके अंदर अलग अलग एनिमल्स हैं, उनकी अलग अलग आवाज़ें हैं, तो मैं उन सबको डाल रहा हूँ उसके अंदर। तो मैंने फॉर एग्जांपल डॉग की आवाज़ डाल दी। अब उसके बाद मैं चाहता हूँ कि वही आवाज़, क्योंकि सेम फंक्शन हम प्रिंट वाला ही बहुत सिंपल होगा, हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। अब मैं बर्ड की आवाज़ तो वो नहीं होती, तो हम चेंज करेंगे। तो यही है पॉलीमॉर्फिज्म की, एक कोड के या फिर एक चीज़ के 2 आउटपुट भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। इस चीज़ को भी हम स्क्रीन पर समझते हैं। चलिए अब मैंने एक क्लास बनाई नेम्ड एनिमल। इसके अंदर एक फंक्शन है स्पीक का, कि हाँ ये बोलेगा, हाँ कुछ बोलेगा। अब हम एक और मैं फंक्शन बनाता हूँ। अब इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। अब देखिए डॉग एक एनिमल है, तो मैंने इसको एनिमल दे दिया। अब इसके अंदर आपका डाउट आ रहा होगा अपने सेल्फ की यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं एक क्लास से इसको लिंक कर रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। आप दोनों कॉन्सेप्ट मैं होप कर रहा हूँ इजीली समझ गए होंगे, बहुत ईजी तरीके से मैंने समझा दिया, और दोनों के एग्जांपल भी मैं शो कर देता हूँ। इनहेरिटेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि आप किसी और क्लास से किसी फंक्शन को या किसी और चीज़ को इनहेरिट कर रहे हो, बेसिकली फंक्शंस को ही। तो उन्हें डॉग क्लास नाम के एक वो डाल दिया, एक और फंक्शन आते हैं नेम स्पीक एंड सेल्फ, एंड इसको ही कॉपी कर लेते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक डी नाम का एक डाल देता हूँ। मैंने कहा एक डॉग है, अब इसको ये जो बोलता है उसको प्रिंट कराओ। तो देखते हैं क्या रन होगा, डॉग स्पीक्स, ये वाली चीज़। पर यहीं पर मैंने कहा डॉग नहीं है, ये सिंपल एक एनिमल है, कोई भी एनिमल, तो ये बोलेगा एनिमल स्पीक्स। तो आज के लिए बस इतना ही। यही थे वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपको रियल लाइफ प्रोग्रामिंग में यूज़ होने वाले हैं। इसके अंदर मैंने आपको बेसिक 4 पिलर्स के बारे में बताया, जो कि थे पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। आपको मैंने कुछ मैजिक मेथड्स भी बता दिए। मैजिक मेथड कुछ भी नहीं होता, वो सम मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ें जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो बहुत ईजी है, वो आप खुद रिसर्च करके सीखिएगा, आप बेटर समझ पाओगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर देना।